अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का डिटेल लेक्चर सीरीज चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है फ्लूइड स्टैटिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का। लेक्चर नंबर 1 में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के हवाले से कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये चैप्टर है किन चीज़ों से रिलेटेड। मेरे बच्चे, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, एक चौथी भी होती है प्लाज्मा। वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए उसके हवाले से हम यहाँ पे गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होती है। इन 3 में से सिर्फ सॉलिड एक ऐसी स्टेट है जिसका शेप, शक्ल फिक्स है। जैसे ये मार्कर मैंने आज से 1 साल पहले जब ख़रीदा होगा इसी शक्ल में था, आज भी इसी शक्ल में है। लेकिन जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स नहीं है। मिसाल के तौर पे देखो, अभी इस बोतल के अंदर मेरे पास जो पानी मौजूद है उसने इस बोतल की शक्ल इख्तियार की हुई है। अगर मैं इस पानी को किसी बर्तन में डाल लूँगा तो यही पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर इसी पानी को मैं किसी जग में डाल दूंगा तो ये जग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो पॉइंट इज, सॉलिड अपनी शक्ल फिक्स रखता है जबकि लिक्विड और गैस अपनी शक्ल फिक्स नहीं रखते। आपके पास एक डब्बा है, आपने उसके अंदर एक क्लोज कंटेनर है, आपने उसमें गैस को डाल दिया तो गैस उस कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। आपने उस कंटेनर से निकाला, किसी बड़े कंटेनर में डाल दिया, उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। सबसे अच्छी मिसाल सीएनजी सिलेंडर की है। हमारी गाड़ी के अंदर जो सीएनजी सिलेंडर होता है वो डिफरेंट शेप का होता है। आप भी अगर कभी आपने कोई एलपीजी जहाँ पे भरी जाती है, जो सिलेंडर का काम करते हैं, अगर आपने उसकी दुकान देखी हो तो उसके पास छोटे से लेके बहुत बड़े साइज तक के सिलेंडर होते हैं। गैस जिस सिलेंडर में जाएगी उस सिलेंडर के हिसाब से शेप एक्वायर कर लेगी। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बेसिक बात चल रही है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारी जो 3 स्टेट्स है मैटर की, उसमें से एक ऐसी है जो अपनी शक्ल तब्दील नहीं कर सकती एंड दैट इज सॉलिड। जो 2 अपनी शक्ल तब्दील कर लेती हैं एज पर द अवेलेबल कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, वो है लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस को मिला के मेरा बेटा कहा जाता है फ्लूइड। लिक्विड और गैस को मिला के अपन लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड का बिहेवियर पढ़ने के लिए हमारे पास फिजिक्स की जो ब्रांच ऑफ साइंस है उसे हम कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आप में से आगे जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे, खास करके मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, अर्बन, वाटर इंजीनियरिंग, उनको ये बहुत तफसील से पढ़ाई जाएगी। फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या? एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हम फ्लूइड्स का बिहेवियर पढ़ते हैं। अब फ्लूइड्स 2 तरह से हो सकता है, या तो आपका फ्लूइड रुका हुआ होगा। अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो ब्रांच बनती है फ्लूइड स्टैटिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके लॉज। अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो ब्रांच बनती है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है मेरा बेटा, फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे? वो सारे लॉज, वो सारी प्रॉपर्टीज जो स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे? वो सारे लॉज, वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारी इक्वेशंस जो मूव करते हुए फ्लूइड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है मेरा बेटा, क्लियर हो गया? तो एक तरह से ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है। अगर आप सिंध बोर्ड की नई किताब उठा के देखोगे तो उसमें फ्लूइड स्टैटिक्स पहले है, फ्लूइड डायनामिक्स बाद में है। अगर आप बाकी किसी बोर्ड की किताब देखोगे सिंध के अलावा, पंजाब, आगा खान, बलूचिस्तान, केपीके, फेडरल, गिलगित बल्तिस्तान, तो उसमें आपको फ्लूइड स्टैटिक्स नहीं मिलेगा, फ्लूइड डायनामिक्स डायरेक्टली मिलेगा। फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़े बगैर फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वेक्टर्स पढ़े बगैर काइनेमेटिक्स पढ़ना या काइनेमेटिक्स पढ़े बगैर डायनामिक्स पढ़ना। अगर आपको याद है तो हमने काइनेमेटिक्स के अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब चीजें पढ़ी। फिर इनको इस्तेमाल करते हुए डायनामिक्स में न्यूटन के लॉस पढ़े। न्यूटन का लॉ था ना, फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट वहां नहीं लिखा हुआ, एक्सेलरेशन हमने पीछे काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, तो वो बेस थी, आगे डायनामिक्स में उसकी एप्लीकेशन हो रही थी। सेम इज द केस हियर। फ्लूइड स्टैटिक्स में आपको सारी बेस पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में? फ्लूइड होता क्या है, प्रेशर क्या है, वेरिएशन कैसे होती है,
फिर पास्कल का लॉ क्या कहता है, फिर आर्शिमिडीज प्रिंसिपल क्या है, बॉयंसी क्या है, लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या है, इसी तरह से सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ये सब चीजें फ्लूइड स्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे। देन फ्लूइड डायनामिक्स में जब जाएंगे तो स्टोक का थ्योरम क्या कहता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो बर्नौली इक्वेशन क्या है, बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, ड्रैग फोर्स क्या होती है, एरोप्लेन जो एरोडायनामिक्स है, एरोप्लेन हवा में किस तरह से रहता है, सही है। सिमिलरली आपके पास टॉरिसेलिस थ्योरम क्या होता है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली डिवाइस है सिस्टोलिक डायस्टोलिक मेजर करती है, वो कैसे काम करती है, ये सब कहां पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे। अब यहां पे बच्चे का एक सवाल आता है, सर अगर ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है तो आपको क्या लगता है वो जो बोर्ड के प्रोफेसर हैं उन्होंने फ्लूइड स्टैटिक्स क्यों नहीं रखा क्लास 11 की किताब में, बाकी सारे बोर्ड में? बच्चे इसलिए नहीं रखा, आप अपने बोर्ड की ना 9 क्लास की किताब खोल के देखना, क्लास 9 की फिजिक्स की किताब खोल के देखना, क्लास 9 की फिजिक्स की किताब, सिंध बोर्ड के अलावा सारे बोर्ड की किताब में क्लास 9 की फिजिक्स की किताब में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से एक चैप्टर है जिसमें फ्लूइड स्टैटिक्स की बेसिक्स वहां बताई हुई हैं सारी। अब हमने इसको यहां पे तफसील से बता रहे हैं, वहां पे इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई है, तो यहां पे डिटेल से बताएंगे ताकि आपके लिए फ्लूइड स्टैटिक्स और फिर फ्लूइड डायनामिक्स पूरा समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है मेरा बेटा, जल्दी से वन लाइनर डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deal with the behavior and properties of fluid, whether the fluid is at rest or the fluid is moving. If the fluid is at rest, static, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स कौन सी है, फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। और अगर वो मूव कर रहा है तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स। क्लियर हो गया मेरा बेटा, ठीक है। अब आते हैं पहले लेक्चर की तरफ। जो हमारा पहला लेक्चर है इसके अंदर पास्कल लॉ की बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेस बनाएंगे कि फ्लूइड क्या है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, डेंसिटी क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर वेरी कैसे करता है ऊपर जाने से नीचे जाने से फ्लूइड के अंदर, फिर जब फ्लूइड के अंदर फोर्सेस लगती हैं तो वो किस डायरेक्शन में लगती हैं, फिर उसके बाद इवेंचुअली हम जाएंगे पास्कल लॉ के ऊपर। पास्कल लॉ का जो पार्ट 2 है इससे अगला लेक्चर होगा, उसके अंदर इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। हेडिंग लगा लो अपने पास, फ्लूइड स्टैटिक्स पार्ट नंबर 1। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ते हैं। चलो हेडिंग लगा लो, आगे चलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, अब देखो हमारे पास कहानी स्टार्ट होती है सबसे पहले फ्लूइड से। फ्लूइड क्या है, हर वो चीज जो फ्लो करे, हर वो चीज जो फ्लो करे उसे मेरे बच्चे हम वो क्या नाम देते हैं, फ्लूइड का नाम देते हैं। हर वो चीज जो फ्लो करे, एवरीथिंग दैट फ्लोस, उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड मेरा बेटा हमारे पास 2 कैटेगरीज में होते हैं, एक हमारे पास लिक्विड्स होते हैं और एक हमारे पास गैसेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो मेरा बेटा फ्लूइड्स होते हैं दे आर नॉट रिजिड लाइक सॉलिड्स। क्या मतलब हुआ इस जुमले का, रिजिडिटी क्या होती है मेरा बेटा, रिजिडिटी से मुराद होती है अपनी शेप को मेंटेन करके रखने की सलाहियत। क्या मतलब, ये देखो ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे मुक्का मारता हूं तो मेरे मुक्का मारने से मार्कर ने अपनी शक्ल तब्दील नहीं कर ली। इनफैक्ट मार्कर अपने मटेरियल के लिहाज से कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, दैट इज रिजिडिटी ऑफ आ सब्सटेंस। हम कहते हैं ना यार ये बंदा तो बहुत रिजिड है अपने डिसीजन में, अपना डिसीजन चेंज ही नहीं करता। रिजिड क्या होता है, एक्चुअल पोजीशन पे बरकरार रहना। तो सॉलिड्स आर रिजिड वेयर एज फ्लूइड्स दे आर नॉन रिजिड। तो हम क्या कहेंगे, दे आर नॉट रिजिड लाइक सॉलिड्स। ठीक हो गई बात की। अच्छा, वैसे आपस की बात बता रहा हूं, फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हो हम या फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हो हम, वहां पे मेरे बेटे जो बात कर रहे होंगे ना वो लिक्विड्स की ही कर रहे होंगे। लेकिन जहन में रखना, एक बार माजी में एमसीक्यू में फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट सिंध बोर्ड में भी आया है, लेकिन फ्लूइड डायनामिक्स बाकी बोर्ड में हमेशा से है। तो फ्लूइड डायनामिक्स के एमसीक्यू में यह बात माजी में पूछी जा चुकी है कि सिर्फ लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं या गैसेस भी होती हैं। तो लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स। फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है, हर वो चीज जो फ्लो करे,
हर वो चीज जो सॉलिड की तरह रिजिड नहीं है वो बेसिकली आपके पास क्या है, फ्लूइड है। तो हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को हटा दो तो लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड्स, दे आर नॉट रिजिड लाइक सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा अब इसी को एक और तरह से डिफाइन करते हैं। पहले समझ लो मेरा बेटा, हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है। सर फिजिक्स में आपने ये चैप्टर शुरू किया, अब हमारा सर में दर्द शुरू हो गया, ये स्ट्रेस है। ठीक है, ये तो स्ट्रेस है। फिजिक्स में स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेस ऐसी फोर्स को कहते हैं जो बॉडी की शक्ल तब्दील करने की सलाहियत रखती है। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया दैट कैन डीफॉर्म अ बॉडी। डीफॉर्मेशन, देखो डीफॉर्मेशन क्या होती है? आप लोगों ने यकीनन कभी ना कभी फ्रूटो, स्लाइस, कोई ना कोई जूस डब्बे से पिया होगा। जूस पीने के बाद हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जूस पीने के बाद क्या करता है? उसमें हवा भरता है, उसे नीचे फेंकता है और उस पर जोर से पटाखा फाड़ता है। अब जूस का डब्बा जब आपके हाथ में था, वो आपके पास एक कह लो के क्यूबॉइड शक्ल में था, ऐसे ही था, एक क्यूबॉइड शक्ल में था। जब आपने उसके ऊपर नीचे फेंका और उसके ऊपर अपना पूरा 2 मन का वजन लेके आपने छलांग मारी, उसके बाद क्या हुआ? वो बिल्कुल फ्लैट हो गया, स्टिकर बन गया, चिपक गया सड़क के साथ। आपने उसे क्या किया? डीफॉर्म कर दिया, उसकी शक्ल तब्दील कर दी। पॉइंट समझ आ रहा है? कोई प्लास्टिक की चीज है, उसको आपने किसी हाइड्रोलिक प्रेस में रख के दबा दिया, उसकी शक्ल तब्दील हो गई। तो शक्ल तब्दील करने वाली जो ताकत होती है उसको मेरे बेटे क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टू डीफॉर्म इट। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रेस के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जब आप इंशाल्लाह क्लास 12 में आओगे, वहां आपको फिजिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ाएंगे, तो वहां पे स्ट्रेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बला बला। अभी हम जिस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं दैट इज शियर स्ट्रेस। ठीक है मेरा बेटा, अभी हम सिर्फ फ्लूइड को डिफाइन करते जा रहे हैं जितनी तरह से हमारी किताबों में लिखा मिलता है। ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या होता है मेरे बेटे? शियर स्ट्रेस वो ताकत होती है जो ऑब्जेक्ट के अलोंग लगती है, ऑब्जेक्ट के टेंजेंशियल लगती है। क्या मतलब? मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाऊं, इसके ऊपर लगाऊं फोर्स, ऐसे समझना, मिसाल से समझो जरा। देखो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे ही लगा रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट है, ये फिजिक्स की हमारी नई किताब है सिंध बोर्ड की, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, मेरे फोर्स लगाने से क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके मॉलिक्यूल्स डिसलोकेट होना शुरू होंगे काफी टाइम के बाद जाके। भाई मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो कभी ना कभी जाने के बाद ये ऐसे, ये देख रहे हो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? डिसलोकेट हो रहे हैं। हाँ या ना भाई? यहां मॉलिक्यूल ये था, जब मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाई तो ये वाला मॉलिक्यूल अपनी जगह से थोड़ा सा आगे जा रहा है। ये फोर्स जो इस मॉलिक्यूल को अलोंग टेंजेंट लग रही है, अलोंग द सरफेस लग रही है और मॉलिक्यूल को डिसलोकेट कर रही है, बॉडी को डीफॉर्म कर रही है, वो क्या कहलाती है? शियर स्ट्रेस कहलाता है। तो शियर स्ट्रेस क्या है? फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू डीफॉर्म इट, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेस कहते हैं। अब सुनो, फ्लूइड्स क्या थे? फ्लूइड्स की हमने एक डेफिनेशन रिवाइज करी या एक डेफिनेशन पढ़ी, हर वो चीज जो फ्लो करे, everything that flows is defined as fluids. Fluids are liquids as well as gases. दूसरी चीज, fluids are non-rigid states of matter. They do not have rigidity like solids. पढ़ लिया। तीसरी डेफिनेशन या तीसरा तरीका इसी को डिफाइन करने का, fluids cannot sustain shear stress. पहले लिख लेना फिर समझना, fluids cannot sustain shear stress. Fluids cannot sustain shear stress. अब जरा समझो मेरे बच्चे, मैंने क्या बात करी है। जब आप किताब पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा। देखो मेरा बेटा, आपको पहले तो shear stress का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो shear stress क्या है? इसके ऊपर भी अगर मैं इसको नीचे से कहीं फंसा दूं इस मार्कर को और उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाना शुरू करूं तो जाहिर है मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसके मॉलिक्यूल्स को डिसलोकेट कर दूं। लेकिन अगर मैं किसी मशीन के थ्रू इसको रब करना शुरू करूं तो इसके मॉलिक्यूल यकीनन आगे जाना शुरू हो जाएंगे, डिसलोकेशन आना शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा डेली रूटीन के अंदर कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, आप फोर्स लगा रहे हो तो वो बेंड हो गया, टेढ़ा हो गया, उसके मॉलिक्यूल्स डिसलोकेट हो गए, वो शियर स्ट्रेस था। शियर स्ट्रेस क्या है? ऐसी डीफॉर्मिंग फोर्स जो अलोंग द सरफेस लगाई जाती है टू डीफॉर्म अ बॉडी। ठीक हो गया?
अच्छा, फ्लूइड्स कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस। होता क्या है, आपके पास मेरे बच्चे अगर एक जगह पे पानी, ऐसे मिसाल ले लो, किसी सरफेस के ऊपर पानी मौजूद है, अगर आप पानी को ऐसे करोगे, मतलब एक जगह पे पानी रखा हुआ है, आप पानी पड़ा हुआ है ज़मीन पे, आप पानी को ऐसे करो हाथ से, तो क्या आपके ख्याल से पानी आपके ये जो आप अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर फोर्स लगा रहे हो उसे ओपोज करेगा, उसे रेजिस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यही लिखा हुआ है, फ्लूइड्स कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस। अगर आप कभी भी फ्लूइड्स के सरफेस के अलोंग फोर्स लगाते हो तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते एंड दे विल फ्लो क्वाइट इजीली। वो आराम से क्या करेंगे, फ्लो करते हुए चले जाएंगे। और फ्लूइड्स फ्लो कैसे करते हैं, इस पूरे चैप्टर में हम जो बात करेंगे ना मेरा बेटा, याद रखना वो सिर्फ किसकी करेंगे, लिक्विड्स की। गैसेस की बात करने के लिए आगे चल के हमारे पास चैप्टर आएगा थर्मोडायनामिक्स। ठीक है मेरा बेटा, क्लियर होगी? आगे चल के आएगा थर्मोडायनामिक्स। तो फ्लूइड्स बेसिकली फ्लो कैसे करते हैं, लेयर के ऊपर लेयर स्लाइड करती हुई जाती है। तो अब जरा समझना फ्लूइड्स का पूरा कॉन्सेप्ट। जितने अच्छे से ये सब चीजें क्लियर होंगी ना, आगे के एक्चुअल प्रिंसिपल और लॉज उतने अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, फ्लूइड्स शियर स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर सकते, टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द सरफेस सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे ही इनके ऊपर अलोंग द सरफेस फोर्स लगेगी, वो लेयर बाय लेयर स्लाइड करते हुए क्या होंगे, आगे चले जाएंगे, क्योंकि दे कैन फ्लो क्वाइट इजीली। जल्दी से कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। मेरा बेटा आप इससे अंदाजा कर लो कि फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे पास किस कदर इंपॉर्टेंट ब्रांच है। हम लोगों के जिस्म के अंदर जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो भी क्या है, फ्लूइड है। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस है, बीपी अपरेटस जो होता है, वो भी बेसिकली आपके पास फ्लूइड डायनामिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम करता है और उससे आपका बीपी पता चलता है। ठीक है, अच्छा, अब हम पूरे चैप्टर के अंदर जब पढ़ रहे होंगे तो मेरे बेटे हम हमारा आइडियल फ्लूइड कंसीडर करेंगे। जैसे इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जब मेरे बच्चे आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, आप आइडियल गैस अज्यूम करके चलते हो। वजह क्या होती है, आइडियल गैस के लिए लॉस पढ़ना, समझना, फॉर्मुलेट करना आसान होते हैं। ठीक है, हम आइडियल फ्लूइड पढ़ेंगे। आइडियल फ्लूइड की टोटल 2 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है मेरा बेटा, पहली प्रॉपर्टी यह है कि आइडियल फ्लूइड आपका नॉन कंप्रेसिबल होता हैगा। नॉन कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल क्या चीज होती है, जिसको आप कंप्रेस कर दो, उसका साइज चेंज कर दो। नॉन कंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबा के साइज कम नहीं किया जा सकता। मतलब यह है, होता क्या है, नॉन कंप्रेसिबल का मतलब क्या है मेरा बेटा, कि इसका जो वॉल्यूम है वो मेरे बच्चे कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भैया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। अब जब आप उसे कंप्रेस, देखो मिसाल के तौर पे ऐसे समझो, ये आपके पास वही है, मेरी पानी की बोतल, ऐसे की मिसाल ले रहे हैं, ये पानी की बोतल है, इसमें यहां तक पानी है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लूं कि ये नॉन कंप्रेसिबल है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा, यहां से कोई पिस्टन लगा के मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा, तो मेरे प्रेशर लगाने के बावजूद ये पानी अपनी जगह से नीचे नहीं जाएगा। दिस इज नॉन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड। जो वॉल्यूम, जो जगह उसने ऑक्यूपाई करी हुई है, वो उसी जगह को ऑक्यूपाई रखेगा। तो नॉन कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आप भले प्रेशर वेरी करते जाओ, आप भले प्रेशर वेरी करते जाओ, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। अच्छा, किसी भी चीज का जो मास होता है वो तो कांस्टेंट ही होता है ना मेरे बच्चे। मास किसी भी चीज का कैसा होता है भाई साहब, कांस्टेंट होता है। भाई प्रेशर चेंज करके वॉल्यूम तो आप फिर भी चेंज कर सकते हो। आपने थर्मोडायनामिक्स अपनी बेसिक क्लासेस में जब भी पढ़ी होगी, आपने प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन पढ़ा होगा कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। ठीक है, खैर यहां पे प्रेशर वेरी करने के बावजूद वॉल्यूम कैसा रह रहा है, कांस्टेंट। वजह, आपने ये अज्यूम किया हुआ है कि आपका जो फ्लूइड है वो कैसा है, नॉन कंप्रेसिबल है, उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। यहां से भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में बात किसकी कर रहे होंगे, लिक्विड्स की कर रहे होंगे, क्योंकि लिक्विड्स फिर भी थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं।
तो हमने मान लिया कि वो कंप्रेस ही नहीं हो रहे। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, वजह गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो मेरे बच्चे बहुत दूर दूर होते हैं, तो जब आप उन पर प्रेशर बढ़ाते हो तो वो करीब आना शुरू होते हैं, तो उनके पास कंप्रेसिबिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। तो हम इससे भी अंदाजा हो रहा होगा कि हम फ्लूइड स्टैटिक्स में बात किसकी करेंगे, लिक्विड्स की करेंगे, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल मतलब प्रेशर को बढ़ाने से उनका वॉल्यूम कम या प्रेशर को कम करने से उनका वॉल्यूम ज्यादा नहीं किया जा सकता। देयर वॉल्यूम विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। आप प्रेशर वेरी करते जाओ, उसके बावजूद वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और मास किसी भी चीज का वैसे ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर को चेंज करके मास चेंज नहीं कर सकते। इन दोनों से क्या बात पता चली कि मेरा बेटा हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब यह है आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा जिसकी डेंसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। अपने पास आप क्या नोट करोगे, आइडियल फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज नॉन कंप्रेसिबल, इट हैज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर वेरी करने के बावजूद उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। या चौथी बात, इसी को किस तरह कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड विल रिमेन कांस्टेंट विद द प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर वेरी करने के बावजूद डेंसिटी कैसी रहती है मेरा बेटा, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। अच्छा, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वो होगा मेरा बेटा नॉन विस्कस। नॉन विस्कस क्या है मेरे बच्चे, जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ के आए हैं अभी पूरी, उसके अंदर हम आइडियल सिस्टम पे बिलीव करते हैं और आइडियल सिस्टम पढ़ रहे होते हैं। आइडियल सिस्टम में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो होती है, अगर आपको याद होगा। जब हम काम भी कर रहे थे तो हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते थे। मैंने जब तक एक लेक्चर पूरा नहीं बनाया 2 घंटे का जिसमें फ्रिक्शन थी, तब तक हमें लगता था फ्रिक्शन मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। फ्लूइड्स के अंदर जो फ्रिक्शन होती है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। पहले यहां विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लो जरा। सर यहाँ तो हर थोड़ी देर बाद नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। हाँ तो मेरा बेटा एक चीज़ ही ऐसी पढ़ रहे हो आप जो आपने पहले क्लास 9 में पढ़ी थी, या सिंध बोर्ड के केस में तो आपने पढ़ी ही नहीं थी, तो जाहिर है टाइम तो लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो पहला लेक्चर है इसमें हम बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे ज़्यादा। विस्कोसिटी क्या होती है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है उसको अपन लोग विस्कोसिटी क्या है, क्या मतलब सर, देखो फ्लूइड्स फ्लो कैसे करते हैं, पानी बहता कैसे है, लिक्विड फ्लो कैसे करता है, लेयर के ऊपर लेयर, समझना ये लेयर है, ये लेयर है, लेयर के ऊपर लेयर स्लाइड करती हुई जाती, एक लेयर इस पे दूसरी लेयर स्लाइड करती हुई गई, ये तीसरी लेयर स्लाइड करती हुई गई, तो लेयर पे लेयर जो बहती हुई जाती है इसको फ्लो ऑफ अ लिक्विड कहते हैं। विस्कोसिटी क्या है, एक लेयर अपने ऊपर से दूसरी लेयर को गुजरने में जितना रेजिस्ट करेगी वो विस्कोसिटी है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, एक लेयर अपने रिलेटिव, अपने हिसाब से, अपने ऊपर से दूसरी लेयर को गुजरने देने में, गुजर के जाने में जितना हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, जितना रोकेगी, जितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो बेसिकली क्या है, विस्कोसिटी है। तो आप क्या लिखोगे, विस्कोसिटी इज फ्लूइड फ्रिक्शन। विस्कोसिटी इज द opposition offered by one layer in sliding the other layer। एक लेयर दूसरी लेयर को अपने ऊपर से स्लाइड करने में जितनी डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। इसकी सिंपल सी मिसाल है, पानी को अगर आप ऐसे जमीन पे डाल दो तो वो बहता हुआ आगे तक चला जाएगा। उसके मुकाबले में अगर एक गिलास में शहद है, उसको आप ऐसे डाल दो तो वो बहता हुआ बहुत आगे तक नहीं जाएगा, क्योंकि हनी, शहद इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड में हमने क्या मानना है कि वो नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस का मतलब क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, बिल्कुल आइडियल सिस्टम में काम कर रहे हैं। यहां पे आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर है, ये मैंने वैसे गलत किया है, ऐसे होता नहीं है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के तौर पे इसको शो नहीं करते, सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि भाई नॉन विस्कस का मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन यहां पे क्या है, जीरो है। एक लेयर दूसरी लेयर पे आराम से स्लाइड करती हुई चली जाएगी, एक लेयर दूसरी लेयर को रोकने में कोई कमाल की रेजिस्टेंस नहीं दे रही। ठीक हो गया मेरा बेटा, कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। यहां पे मेरा बेटा एक बेसिक सी चीज जरा ध्यान में रखना, मैंने आपको ये बताया कि आइडियल फ्लूइड जो है ना वो नॉन विस्कस होगा, और फिर मैंने बहुत तफसील से आपको ये बात बता दी कि विस्कोसिटी जो होता है ना मेरा बेटा वो क्या है। ये मिसाल के तौर पे एक लेयर है, ये मेरा बच्चा मिसाल के तौर पे हमारे पास दूसरी लेयर है, तो एक लेयर दूसरी लेयर को स्लाइड होने से रोकने के लिए जो फोर्स लगाती है ना वो इस तरह होगी।
ठीक है। ये वाली फोर्स जो होती है ना मेरा बेटा, ये टेंजेंशियल फोर्स है, अलोंग द लेयर है। तो मैंने कहा ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये विस्कोसिटी है। एक लेयर दूसरी लेयर को अपने ऊपर से स्लाइड होने से रोकने के लिए जो फोर्स एग्जिस्ट करा रही है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, ऊपर से जो वेट है ना मेरा बेटा वो जरूर लगेगा। क्या मतलब भाई, अगर यहां पे कोई फ्लूइड है, मिसाल दे रहा हूं, ऐसे फ्लूइड है और आप यहां पे हो, यहां पे किसी पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, तो भाई इस पॉइंट के ऊपर जितना फ्लूइड मौजूद है उसका वेट तो एक्ट कर रहा होगा ना। वेट अलोंग द सरफेस थोड़ी होता है, वेट कहां एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड। W = mg। ठीक हो गया। एक चीज का और ख्याल कर लेना, बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ रहे। हम फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं। स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है भाई, रुका हुआ फ्लूइड। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल आता है जहन में, क्या, देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं ये पानी की बोतल, ये मेरे हाथ में इस वक्त पानी कैसा है, रुका हुआ है ना, ठीक है, पानी रुका हुआ है। तो इसी तरह से मेरा बेटा आपके पास जो स्टैटिक फ्लूइड होगा उसका मतलब फ्लूइड एक जगह पे रुका हुआ है। इस बात का कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी रुके हुए हैं। देखो पॉइंट समझो, हमें ये बात बचपन से पता होती है, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पे, लिक्विड के अंदर अपनी जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी या तीसरी जगह जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं जाते। गैसेस में बिल्कुल ही आवारागर्द हो जाते हैं, दूर 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 जा रहे होते हैं। अगर हम स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फ्लूइड एक जगह रुका हुआ है, फ्लूइड रुका हुआ है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर स्टिल मूविंग। हाँ, डायनामिक फ्लूइड कौन सा होगा, जैसे रिवर वाटर होता है, दरिया देखा है जो पानी बहता हुआ आ रहा होता है। नॉर्दर्न साइड पे अगर आप कभी जाओगे तो वहां पर रिवर फ्लो करता है, रिवर कुन्हार, रिवर कश्मीर, रिवर नीलम फ्लो करता है, उसमें पानी क्या होता है, बहता हुआ आ रहा होता है। वो जो फ्लूइड है वो पानी खुद क्या कर रहा है, मूव करता हुआ आ रहा है। ठीक है मेरा बेटा, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी, कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास, हमने अभी थोड़ी देर पहले डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। डेंसिटी क्या होती है मेरे बच्चे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट हमारे पास क्या बनेगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है। इसी तरह से मेरा बेटा हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर अगर आपसे पूछे जाए कि भाई प्रेशर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे ही है। तो भाई ये गलत डेफिनेशन है। ठीक है, प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई साहब ये बातें ना सारी जहन में रख लेना, इतनी लंबी जो की जा रही है ना बेसिक्स में, ये आपको आगे भी हेल्प करेगी। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, सर इसका मतलब बताइएगा जरा। भाई मिसाल के तौर पे ये एक सरफेस है, ठीक है मेरा बच्चा, ये हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया है दैट इज ए, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है इस तरह से, फोर्स इज एफ, और फोर्स मेरा बेटा यहाँ पे एंगल बना रही है थीटा। ठीक है मेरा बच्चा, फोर्स यहाँ पे एंगल क्या बना रही है आपके पास, थीटा एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस। अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट्स बनाता हूं तो मेरे बेटा एक कंपोनेंट मेरे पास ये बन जाएगा, अगर आप नोट करोगे, दिस इज एफ कॉस थीटा। देख रहे हो, एक कंपोनेंट कौन सा बन रहा है, एफ कॉस थीटा। इसी तरह से मेरा बच्चा एक कंपोनेंट मेरे पास ये वाला बन जाएगा एंड दिस विल बी एफ साइन थीटा। अब आप नोट करो अच्छे तरीके से और इस सरफेस के लिए प्रेशर का फॉर्मूला लिखो। तो जितने लोग इस सरफेस के लिए प्रेशर का फॉर्मूला लिख रहे हैं F डिवाइडेड बाय A, तो दिस इज रॉन्ग। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स देखो कौन सी है, परपेंडिकुलर फोर्स यहां पे कौन सी है भाई साहब, F साइन थीटा डिवाइडेड बाय A। तो प्रेशर क्या याद रखोगे, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज प्रेशर। आसान हो जाए, आगे चलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो हमारी क्या बात चल रही थी कि प्रेशर का ये एक गलत फहमी है कि प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अपने पास कॉपी में नोट करना, प्रेशर इज नॉट डिफाइंड बाय द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, प्रेशर विल ऑलवेज बी डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया।
जो सरफेस एरिया है उसकी और फोर्स के दरमियान में जो एंगल 90 डिग्री है, वो वाली फोर्स इन एक्चुअल क्या डिफाइन करेगी? प्रेशर डिफाइन करेगी। एक और, अब बच्चा यहां से जो है ना वो क्या रट्टा मारता है कि अच्छा अगर कोई फोर्स एंगल थीटा बना रही है तो इसका मतलब जो फोर्स प्रेशर डिफाइन करेगी वो एफ साइन थीटा होगी। बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये थीटा एक्स से बन रहा है। अगर मैं यही थीटा इधर से बनाना शुरू हो जाता तो मेरा बेटा ये वाला जो था ये कंपोनेंट बनता एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट क्या बन जाता? एफ साइन थीटा। और प्रेशर का फॉर्मूला फिर क्या बनता? फिर प्रेशर बन जाता एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। तो भाई आप रट्टा मारने के बजाय कॉन्सेप्ट जहन में रखो। कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेशर क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया पे कितनी परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, इसको आगे चल के हम थ्रस्ट भी कहेंगे। अभी क्लियर है? आगे चल के अभी इसे हम थ्रस्ट भी कह रहे होंगे। तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। फिर मैंने आपको एक मिसाल दे दी कि एक टोटल फोर्स यहां पे एक्ट कर रही है, तो अगर थीटा वाई से बन रहा है, ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। परपेंडिकुलर फोर्स कितनी है? एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। इस केस में ये प्रेशर होगा। यही थीटा यहां से बनेगा तो ये एफ कॉस थीटा होगा, ये एफ साइन थीटा होगा। तो परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगी एफ साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है। फिर मेरा बेटा हमारे पास जो प्रेशर है, ये प्रेशर कैसी क्वांटिटी है मेरे बच्चे? स्केलर क्वांटिटी हैगी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। ऑल्दो कि जब आप हायर लेवल पे फिजिक्स पढ़ोगे तो प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी एंड नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हमारे लेवल पे हम प्रेशर को क्या काउंट करेंगे? स्केलर क्वांटिटी ही काउंट कर रहे होंगे। प्रेशर की अगर हम यूनिट की बात करें तो मेरा बेटा यूनिट हम यहीं से निकाल लेंगे। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको मेरा बेटा हम पास्कल भी कहते हैं, पीए पास्कल। ठीक है मेरा बेटा, पास्कल भी कहा जाता है इसको। प्रेशर को मेजर करने के और भी बहुत सारे आपके पास यूनिट्स है। ठीक है, और कौन कौन से यूनिट हैं समझते हैं हम जरा। हमारे पास एक यूनिट होता है एटीएम। ठीक है मेरा बच्चा, 1 एटीएम बराबर है 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, 1.013 आगे 25 भी होता है, जरूरत नहीं है। इसको तकरीबन मेरे बच्चे हम राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह आपके पास एक यूनिट मेरा बेटा बार भी होता है। 1 एटीएम तकरीबन 1 बार के बराबर होता है। 1 एटीएम तकरीबन 1 बार के बराबर होता है। यही से याद रखना कि प्रेशर को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है ना मेरा बेटा, इसको हम कहते हैं बैरोमीटर। आप लोगों ने बैरोमीटर देखा भी होगा। सड़क पे चलते हुए आपके पास कभी कोई पंप आता है, पीएसओ का, शेल का, किसी का भी पंप आता है, उसके साथ एक टायर शॉप होती है, उसके पास एक डिवाइस लगी होती है जिससे आप गाड़ी के टायर में हवा भरते हो, या वहां पे जो छोटा बच्चा होता है वो गाड़ी के टायर में हवा भरता है। जैसी गाड़ी के टायर में हवा भरता है तो वहां से टी टू की आवाज भी आती है। दैट इज बेसिकली अ बैरोमीटर, जो बता रहा है कि भाई साहब आपकी गाड़ी के टायर में जितनी हवा भरनी चाहिए थी उतनी हवा भर गई है, अब आप इसको रिमूव कर लें वरना वो टायर फट जाएगा। ठीक है, चलो। तो 1 बार जो होता है मेरा बेटा वो 10 की पावर 5 एटीएम के बराबर होता है। इसी तरह एक और यूनिट पीएसआई भी होता है, पाउंड स्क्वायर इंच। ठीक है मेरा बेटा, वो भी होता है। बैरोमीटर का बता दिया। अब जल्दी से मेरे बच्चे जितना कुछ हमने पढ़ लिया ना उसको रिवाइज कर लो, ताकि मैं चाह रहा हूं बेसिक ना सारी बातें एक बार क्लियर हो जाएं, ताकि फ्लूइड में आगे चलते हुए हमें ना इन चीजों की टेंशन ना हो। प्रेशर क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, स्केलर क्वांटिटी है, नो नीड टू डिफाइन एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। टोटल फोर्स से प्रेशर डिफाइन नहीं होता, परपेंडिकुलर फोर्स से डिफाइन होता है। दिस इज द की पॉइंट। ठीक है, फिर हमने देख लिया कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर फोर्स, यूनिट हमने इसकी देख ली। अच्छा, इसी तरह से मेरा बेटा यहां पे आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, वॉल्यूम की भी जरा यहां पे अपने पास यूनिट देख लो एक बार, ताकि आपके पास इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जरा वॉल्यूम की भी यहां पे देख लेते हैं। देखो मेरा बेटा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बेसिकली आप कैसे कैलकुलेट करते हो किसी भी चीज का? भाई वॉल्यूम कैसे निकालते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो भाई लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की यूनिट मीटर, हाइट की यूनिट मीटर। तो मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? मीटर क्यूब बन जाएगा। ये मेरा बेटा हमारे पास इसकी एसआई यूनिट होती है। अच्छा, अब कुछ कन्वर्जन देख लो। 1 मीटर में मेरे बेटे हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको मैं लिख सकता हूं कि भाई 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। भाई 100 का मतलब क्या हो गया? 10 पावर 2। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूं, क्यूब मतलब पावर 3 अप्लाई करता हूं, तो
ये ऐसे ही बनेगा मेरा बेटा, हाँ या ना? ये बन जाएगा 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। भाई पावर पे पावर आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना है तो 10 पावर 6 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली इसको देखो मेरे बेटे, ये भी मैंने आपको रट्टा मारने को नहीं बोला, सिखा दिया कैसे आता है। सिमिलरली 1 मीटर में हमारे पास 10 डेसीमीटर होते हैं, हाँ या ना? 1 मीटर में अपने पास 10 डेसीमीटर होते हैंगे। तो अगर मैं दोनों साइड पे क्यूब करता हूं तो भाई यहां पे 1 मीटर का क्यूब हो गया, यहां पे 10 डेसीमीटर का क्यूब हो गया। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 1 मीटर क्यूब, यहां पे आ जाएगी 10 पावर 3 और ये बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब होते हैंगे। क्लियर है? मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना है 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना है 10 पावर 3 से डिवाइड करेंगे। ये जो डेसीमीटर क्यूब होता है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, 1 मोल ऑफ अ गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.41 लीटर, ये 22.41 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये रट्टे नहीं मारे हुए, मैंने खुद भी आपके सामने निकाले। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लो। प्रेशर का एक टॉर वाला यूनिट भी आपको बता दिया जाए। फिर ये रिलेशन मेरा बेटा हाईलाइट करके लिख लेना, ठीक है, कि डेसीमीटर क्यूब लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब में, ये इतने होते हैं। कैसे आते हैं ये एक बार हाथ से कर भी लेना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मेरा बेटा जो हमारे पास एटीएम होता है, एटीएम से मुराद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अभी आगे आएगा। अभी दिस इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर। Hg इज मरकरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसको आप 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी कहते हो। क्यों भाई? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए डिवाइड बाय 10 होता है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी होता है, या इसी को आप 760 टॉर का प्रेशर भी कहते हो। ठीक है मेरा बेटा, ये अपने पास बेसिक्स क्लियर हो गई। चलो कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे जहन में एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने ये बात कर ली कि फ्लूइड क्या होता है, हमने ये भी बात कर ली कि प्रेशर। हमारे जहन में ये सवाल आता है कि फ्लूइड्स प्रेशर अप्लाई ही क्यों करते हैं। देखो, हमें ये बात तो पता चल गई कि जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा बेटा, हमारे पास अगर कोई बीकर है या कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, कोई लिक्विड मौजूद है हमारे पास। तो मेरे बेटे अगर यहाँ पे मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट के ऊपर, तो हमें ये बात पता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा होगा, प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। आपने सबमरीन देखी होगी, सबमरीन जब समंदर के अंदर जाती है तो जितना अंदर जाती है उतना उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर बेसिकली क्या होता है, बढ़ता जा रहा होता है। आप में से जितने लोगों के जानने वाले नेवल फोर्सेस के अंदर हैं, नेवी के अंदर हैं, सबमरीन में काम करते हैं, आप उनसे पता करें, वो आपको बताएंगे कि हमारा हर 6 महीने बाद लंग्स का टेस्ट होता है ताकि ये चेक किया जाए कि उनमें प्रेशर सस्टेन करने की सलाहियत है या नहीं। तो सवाल आता है एक नेचुरल जहन में कि जो फ्लूइड है वो प्रेशर अप्लाई करता ही क्यों है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये फ्लूइड के अंदर है, तो हमें ये बात पता है कि इसके ऊपर इस तरह से प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। प्रेशर क्यों अप्लाई होता है? बड़ा सिंपल रीज़न है मेरा बेटा। फ्लूइड से क्या मुराद है? फ्लूइड से हमारे पास मुराद थी लिक्विड और गैस, ऐसे ही है मेरा बेटा। इन दोनों, ये दोनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इनकी खास बात क्या है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। ऐसे ही है मेरा बेटा, दीज मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, क्योंकि ये एक जगह पे बॉन्ड होके तो बैठे हुए नहीं होते। जब ये फ्री टू मूव है तो होगा क्या, मान लो मेरा बेटा ये मॉलिक्यूल्स हैं, कोई ऐसे मूव कर रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, कोई ऐसे आ रहा होगा, कोई यहाँ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये अगर इस तरह से कंटेनर के अंदर है तो मेरा बेटा ये मॉलिक्यूल्स कभी ना कभी आपस में टकराएंगे, कभी ना कभी वॉल से भी टकराएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये मॉलिक्यूल जा करके कभी ना कभी इससे टकराएंगे, हाँ या ना। तो जब मॉलिक्यूल भाई ये मान लो मेरे बेटा कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये जो मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये कभी ना कभी जाके इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगे। जब ये जाकर इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। और मेरा बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ये अपने पास क्या कहला रहा होता है, प्रेशर कहला रहा होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अक्सर बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन आता है, सर हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हम स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक फ्लूइड में
फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करता ही क्यों है? इसलिए कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री टू मूव, दे आर नॉट बाउंड एंड हेल्ड एट वन पोजीशन। उनको बाउंड और हेल्ड करके एक पोजीशन पे नहीं रखा हुआ। जब वो मूव करेंगे तो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, ये क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। ठीक है मेरा बेटा, चलो और कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस कर लें। सर ये तो पूरा लेक्चर हमारा बेसिक में ही जा रहा है, क्या करें मेरा बेटा? अगर बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो हमें किताब में लिखा हुआ सब चीज़ समझ में नहीं आएगी, और मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा कि हमें किताब में लिखी हुई सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो मेरा बेटा आगे चलते अभी बेसिक बेसिक ही चल रही है। हमारे पास जो फ्लूइड हमारे पास प्रेशर अप्लाई करता है, पहली बात जो स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करते हैं ना मेरा बेटा, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या नाम देते हैं मेरे बच्चे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? प्रेशर अप्लाइड बाय द स्टैटिक फ्लूइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। रुका हुआ फ्लूइड जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है या जो प्रेशर होता है जो स्टैटिक फ्लूइड अप्लाई कर रहा होता है, ये मेरा बेटा आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। क्या मतलब आइसोट्रोपिक? देखो आइसोट्रोपिक क्या होता है समझो जरा। ये सपोज कर लो मेरा बेटा यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, ये फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आइसोट्रोपिक से मुराद ये है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हर डायरेक्शन में एक ही जितनी फोर्स लग रही होगी। सर ये प्रेशर से हम फोर्स पे कैसे आ गए? मेरा बेटा प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया को वहां फेंक देंगे तो क्या बन जाएगा? फोर्स इक्वल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, जो किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये तो मैंने एक डमी पॉइंट लिया है, यहां भी कोई पॉइंट हो सकता है, यहां भी कोई पॉइंट हो सकता है, यहां भी, किसी भी पॉइंट के ऊपर हर डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा होता है वो एक बराबर होता है। क्लियर है? सर इसका सबूत बताइएगा, कोई सबूत बता देते हैं। देखो समझो, स्टैटिक फ्लूइड कौन सा होता है? जो इक्विलिब्रियम में होता है, जो रेस्ट में होता है। अगर ये फ्लूइड स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, इसका मतलब यहां पे जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी कोई बॉडी है, अगर वो इस पॉइंट पे स्टैटिक है, इसका मतलब इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या है? जीरो है। देखो समझो समझो, आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से। देखो ये सपोज करो मेरा बेटा एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जाहिर है डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। मैंने यहां पे एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, मुझे दिख रहा है कि ये एक स्टैटिक फ्लूइड है, ऐसे इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, और ये फ्लूइड कैसा है? स्टैटिक फ्लूइड है। ना ये इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, रुका हुआ है एक तरफ। अगर ये स्टैटिक फ्लूइड है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होगा? जीरो होगा। तो मैंने यही कहा कि आपके पास इसके ऊपर जितनी भी तरफ से प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वो आपके पास एक जितना होगा, क्योंकि प्रेशर की मदद से ही आप बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हो? फोर्स कैलकुलेट करते हो। फोर्स क्या है? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक फ्लूइड किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई करता है दैट इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? हर डायरेक्शन में एक ही जितना होता हैगा। दूसरी बात हमने अभी पढ़ा था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। पढ़ा चुका ये बात। तो अब अगर आपको किताब में लिखा मिलेगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या जो स्टैटिक फ्लूइड किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इन इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑल द डायरेक्शन, तो आपको हैरानी तो नहीं होगी भाई प्रेशर परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्यों है? क्योंकि प्रेशर कहां से आ रहा है? फोर्स से आ रहा है, और फोर्स सरफेस के कैसी थी? परपेंडिकुलर थी। तो प्रेशर भी सरफेस के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, आइसोट्रोपिक मतलब एक जितना हर डायरेक्शन में। दूसरी चीज मेरा बेटा, ये जो प्रेशर होता है जो फ्लूइड अप्लाई करता है ये कंप्रेसिव इन नेचर होता है। कैसा होता है मेरे बेटे? कंप्रेसिव। कंप्रेसिव से क्या मुराद है? दबाने की कोशिश कर रहा है। आप नोट करो, मैंने यहां पे जो एरो बनाया है दबा रहा है, मैंने जो एरो बनाया वो क्या है? दबा रहा है। तो आपने क्या चीज नोट करी? पहली पॉइंट ये नोट करा, स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वो एक जितना होगा हर डायरेक्शन में, पहली चीज। दूसरी चीज, वो प्रेशर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इसकी अभी एक और भी मिसाल देता हूं आपको, प्रैक्टिकल साबित करा दूंगा। ठीक है। तीसरी चीज आपने ये नोट करी
कि आपके पास ये जो प्रेशर है, इस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, आइसोट्रॉपिक। एक और चीज आपने क्या नोट करी कि ये प्रेशर कैसा है, कंप्रेसिव इन नेचर। कंप्रेसिव का मतलब दबाने वाला। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, आगे चलते हैं और एक और पॉइंट नोट करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जो है ना बार बार कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? देखो मेरे बेटे, हमें यह बात पता है कि हमारे पास अर्थ जो है, उस पूरे अर्थ के इर्द गिर्द एयर का लेयर मौजूद है, एटमॉस्फेयर की लेयर मौजूद है। अब एयर क्या चीज है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज है। वो जो डिफरेंट गैसेज हैं वो भी फ्लूइड्स हैं, वो भी रैंडमली मूव कर रही हैं। तो अगर मैं अपनी छत के ऊपर जाके खड़ा होता हूं तो वो जो एयर इर्द गिर्द मौजूद है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आके मुझे टकराएंगे। अरे भैया हाँ या ना? अगर मैं छत पे खड़ा हुआ हूं या अगर मैं अभी यहां भी खड़ा हूं कमरे के अंदर, तो एयर मौजूद है, उसके पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे, आके मुझे टकराएंगे? बिल्कुल टकराएंगे। तो जितना प्रेशर वो मुझ पे अप्लाई करेंगे वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसी को हम मेजर करते हैं किसमें? एटीएम के अंदर। ठीक है मेरा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी पॉइंट पे क्या है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आप जितना ऊपर जाते जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना क्या है? कम होता जाता है, क्योंकि हाई डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स कहां होते हैं? नीचे जाते रहते हैं। भाई मिसाल के तौर पे ये भी आप समझ लो बात। ठीक है, ये मान लो समंदर है मेरा बच्चा, ये मान लो पहाड़ है। ठीक है, आपके पास जो एयर है, एयर डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि एयर 10 तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। अच्छा, इन एक्चुअल एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं। मैं मिसाल ले रहा हूं कि भाई एयर 10 तरह के डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। ठीक है मेरा बच्चा, अब डिफरेंट गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी डेंसिटी एक जितनी तो नहीं होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो ज्यादा डेंसिटी वाले कहां होते हैं? नीचे होते हैं। उससे कम डेंसिटी वाले उससे ऊपर होंगे, और कम डेंसिटी वाले यहां कहीं होंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? ये एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है। लो डेंसिटी मॉलिक्यूल नीचे, उससे ऊपर वाले ऊपर, और ऊपर वाले और ऊपर। जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा है वो नीचे होगा, जिसकी डेंसिटी जितनी कम है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बेसिक बात। अच्छा, अब मेरा बेटा, जब एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मिलके इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बंदा इस लेवल तक आ गया, एलिवेशन कवर करके यहां तक आ गया, तो ये वाले मॉलिक्यूल जो हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल थे वो नीचे रह गए। अब वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहे। सही है। एक बंदा और ऊपर आ गया, अब सिर्फ ये वाले मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने में। जब आप किताब पढ़ोगे तो वहां एक टर्म लिखी मिलेगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेशन। तो पॉइंट समझ जाना कि जितने आपके हाई डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं, लो डेंसिटी वाले ऊपर होते हैं। इसलिए हम जितना ऊपर जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता जाता है। यहां पे हमारी जो बेसिक्स है वो तकरीबन अपने मंतक की अंजाम तक पहुंचती हैं। अब अपने पास आप हेडिंग लगा लो, वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड। वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड या विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ठीक है मेरा बेटा, चलो समझते हैं ये क्या चीज है। देखो भाई साहब, हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है। इसमें ऐसे हमारे पास यहां पे फ्लूइड मौजूद है, ये हमारे पास फ्लूइड मौजूद है यहां पे। ठीक है मेरा बेटा, अब इसके अंदर यहां पे एक कोई पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने x कह दिया। यहां पे एक कोई पॉइंट है मेरे बच्चे, इस पॉइंट को मैंने y कह दिया। जो पॉइंट x है इसका जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज P0। P0 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, तो इस पॉइंट के ऊपर जितना भी प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा होगा, उसे मैंने क्या नाम दे दिया? P0 दे दिया। अब जब मेरा बेटा आप x से y की तरफ आओगे, इसका मतलब आप फ्लूइड में कहां आ रहे हो? डाउनवर्ड आ रहे हो। मान लो आपने नीचे आते हुए जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज h। आपने x से y की तरफ आते हुए जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? h के बराबर है। आपने y पॉइंट के ऊपर प्रेशर डिफाइन करना है। गौर से सुनना, आपने क्या करना है? y पॉइंट पे प्रेशर डिफाइन करना हैगा।
सही है मेरा बच्चा। हमें यह बात पता है कि हम फ्लूइड में जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सर किस खुशी में? मेरा बेटा जितना नीचे जा रहे हो ऊपर फ्लूइड की लेयर्स क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। फ्लूइड का वेट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो आप जितना नीचे जाओगे ऊपर फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, वो सब ऊपर से नीचे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। यही वजह है सतह समंदर में से आप जितना नीचे जाओगे, सरफेस ऑफ सी में आप जितना नीचे जाओगे, अल्टीमेटली आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा होगा वाटर का वो उतना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा, किताब वालों ने ये सब चीज डायरेक्ट लिखी हुई है, मैं किताब की लाइन भी फिर कोट करता हूं कैसे लिखी है। इसकी छोटी सी डेरिवेशन है। आप अज्यूम कर लो कि यहां पे आपके पास कोई एक सिलेंडर है, एक इमेजिनरी सिलेंडर है, और सिलेंडर के जाहिर है अपने पास दो फेसेस होते हैं। तो ऐसे मेरे पास दो फेस है, एक फेस पे पॉइंट एक्स है और एक फेस पे पॉइंट वाई है। और ये जो मेरे पास फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है या लिक्विड मौजूद है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो है। जहन में रखना, हम पूरे चैप्टर में जितना भी फ्लूइड पढ़ेंगे वो आइडियल फ्लूइड है, तो ये डेंसिटी प्रेशर के चेंज होने से चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज, इसमें विस्कोसिटी नहीं है। अब सुनना ये सारे कॉन्सेप्ट में कैसे रिलेट करता हूं। ठीक है। तो अगर मैं आपको ये पूरा जो सिलेंडर था इसको ऐसे निकाल करके दिखा दूं मेरे बेटे, देखो जरा समझो। अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे निकाल करके दिखाता हूं मेरे बच्चे, तो आपको ये सिलेंडर कुछ ऐसे नजर आ रहा है। ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है, आपने अज्यूम कर लिया कि ऐसा एक सिलेंडर है यहां पे। ठीक है। यहां पे मेरा बेटा पॉइंट एक्स मौजूद है। ठीक है, ये पॉइंट एक्स है जिसका प्रेशर आपको पी नॉट पता है। यहां पे मेरा बेटा आपके पास पॉइंट वाई है जिस पे प्रेशर आपने मालूम करना है। और ये जो सिलेंडर है जाहिर है इसके अंदर सारा का सारा क्या मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है। जब आप पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ आए हो तो आपने नीचे आते हुए जो डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एच का नाम दे दिया। बास किताबों में इसे डी भी कहते हैं, डी स्टैंड फॉर डेप्थ। ठीक है। जब आप नीचे की तरफ आए हो तो आपको यह बात पता है कि y पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, प्रेशर एट y पॉइंट विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट x पॉइंट, क्योंकि जितना नीचे आओगे ऊपर फ्लूइड उतना ऐड होता जाएगा और उसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बतानी है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ अब मेरे बेटे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर पे लगने वाली फोर्सेस डिफाइन करें, सिलेंडर पे लगने वाली फोर्सेस डिफाइन करें, तो भाई साहब सिलेंडर पे एक तो फोर्स ऊपर से लग रही है। सर ऊपर से कौन सी फोर्स लग रही है? भाई साहब प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं एरिया को वहां फेंक दूंगा तो फोर्स का फॉर्मूला बनता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। मतलब जिस सरफेस पे प्रेशर एक्ट कर रहा है वहां फोर्स एक्ट कर रही है। हाँ या ना? जिस सरफेस पे प्रेशर एक्ट कर रहा है वहां फोर्स एक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट एक्स था, अगर आप इसको एक सरफेस पे मान लो तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। हाँ या ना? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मतलब वहां पे फोर्स एक्ट कर रही है, नीचे की डायरेक्शन में कर रही है। आपने यहां पे ले आए जो फोर्स है दैट इज पी नॉट ए। पी नॉट क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट वाई है, इसके ऊपर जो लिक्विड है इसका प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। हाँ या ना? भाई जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। सर फ्लूइड का प्रेशर तो ऐसे भी एक्ट कर रहा होगा। बिल्कुल कर रहा होगा। फिलहाल हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। डेप्थ ऐसे आने को कहते हैं, तो ये वाई एक्सिस होता है। तो अभी हम इधर वाली या इधर वाली फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे। आपकी अगर आपके जहन में ये बात आ रही है तो बिल्कुल ठीक है कि सर सिलेंडर जो है वो फ्लूइड के अंदर है और आपने ये कहा था कि फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है। एग्रीड। फोर्स ऐसे भी लगेगी, ऐसे भी लगेगी, ऐसे भी लगेगी, ऐसे भी लगेगी। सर ऐसे नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ऐसे। क्यों? अभी बताया था जो प्रेशर एक्ट करता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर सिलेंडर ऐसे है तो ऐसे तो लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है, लेकिन ऐसे नहीं लग सकती। सेट हो गया भैया? इसको मैंने कह दिया ये किसके बराबर है, ये बराबर हो गया पी ए के बराबर। ठीक है, F इक्वल्स पी ए के बराबर। इस पॉइंट का जो प्रेशर है उससे मैंने क्या कह दिया, P कह दिया, और जो एरिया जिसपे ये फोर्स एक्ट कर रही है उसको A कह दिया। ठीक है, एक और फोर्स यहां पे है दैट इज द वेट ऑफ द सिलेंडर, और वो कहां पे एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड। सर सिलेंडर तो यहां पे फिजिकली है ही नहीं, तो उसका वेट कहां से आया? मेरे बच्चे सिलेंडर नहीं है लेकिन इतने हिस्से में फ्लूइड तो मौजूद है, लिक्विड तो मौजूद है, इतने हिस्से में लिक्विड मौजूद है। इस लिक्विड का वेट कहां एक्ट करेगा? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां तक हम लोग सब क्लियर हैं? ये क्या हुआ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हम पढ़ क्या रहे हैं मेरा बच्चा? सीखने के लिए पढ़ो ताकि जब आप किताब पढ़ो तो आपको दाएं बाएं देखना ना पड़े। हम पढ़ रहे हैं कि फ्लूइड के अंदर
लिक्विड में जब आप फ्लूइड ज़्यादा सही है क्योंकि गैस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं हम यहां लिक्विड की बात कर रहे हैं। फ्लूइड में जब आप फ्लूइड में ऊपर से नीचे आते हो तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। कितना बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बोला भाई यहां कोई पॉइंट एक्स है, इसके ऊपर जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट, दैट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे आके प्रेशर कुछ पी हो गया, वो हमने मालूम करना है पी कितना है, ठीक है, और प्रेशर में चेंज कितना आया। मैंने कहा भाई इस सिलेंडर को यहां पे निकाल के देख लो, सिलेंडर एक इमेजिनरी है। मैंने कहा भाई इस पे जो फोर्सेज एक्ट कर रही है वो डिफाइन कर दो। तो हमने कहा भाई एक फोर्स ऊपर से एक्ट कर रही है, एक फोर्स नीचे से, और वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये वाली फोर्स कहां से आई, प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव होता है, दबाने की कोशिश करेगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। अगर इधर से फोर्स लग रही होती, एक्स वाली कंसीडर करेंगे, तो इधर वाली ऐसे होगी, इधर वाली ऐसे होगी। सेट है मेरा बेटा, ठीक है। ये वेट किसका है, इस फ्लूइड का वेट है जो कहां एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने बताया है कि नीचे जो पॉइंट y है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो ऊपर वाले पॉइंट x से कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये बात हमें वैसे ही समझ में आती है क्योंकि जितना आप नीचे आओगे उतना जो फ्लूइड है उसका वेट बेसिकली क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। समझ आती है बात की, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब मेरे बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था स्टैटिक फ्लूइड का बताया था। स्टैटिक फ्लूइड के बारे में मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्टैटिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो कि रेस्ट में होता है, या जो आपका फ्लूइड इक्विलिब्रियम पे होता है। कैसा होता है मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम से क्या मुराद होती है, इक्विलिब्रियम से मुराद होती है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, ऐसे ही है। तो अगर ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, अगर ये हिस्सा फ्लूइड का, सर आपको कैसे पता चला इक्विलिब्रियम में, मेरे बच्चे स्टैटिक फ्लूइड है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ फ्लूइड। यहां पे डिस्को डांस तो नहीं कर रहा, पॉइंट समझ आ रहा है, डांस नहीं कर रहा, इसका मतलब कैसा है, स्टैटिक है, रुका हुआ है। जब फ्लूइड मेरा बेटा यहां पे रुका हुआ है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस विल बी जीरो। आसान भाषा में जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लग रही होगी, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगी। अब जरा निकाल लो भाई, पहले आप देख लो आपके पास नीचे वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं। तो मेरा बेटा नीचे वाली फोर्सेस, एक है पी नॉट ए, एक कौन सी है, वेट है, वेट ऑफ द फ्लूइड डाउनवर्ड है, ये बराबर होगी ऊपर लगने वाली फोर्सेस के। भाई ये समझ में आया क्या किया मैंने कहा सिंस द फ्लूइड इन दिस सेक्शन, बल्कि पूरे में ही फ्लूइड कैसा है, स्टैटिक है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब जितनी नीचे लग रही है उतनी ऊपर लग रही है। तो मैंने ये नीचे वाली फोर्स लिखी, पी नॉट ए प्लस डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू पी ए, ठीक है मेरा बेटा। अब अगर हम आगे चलते हैं तो पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस का डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होता है मेरा बेटा, एम जी के बराबर होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को वहां फेंक दूंगा तो मास क्या बन जाएगा, मास विल बी रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है मेरा बेटा, क्लियर है। और यहां पे हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें से जो लेंथ इनटू ब्रेथ है, या अगले स्टेप में लिख देते हैं, इसमें से मेरे बेटे जो लेंथ इनटू ब्रेथ है इसको मैं एरिया कह सकता हूं, हाँ या ना। वॉल्यूम का सिलेंडर निकालने, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का, उल्टा बोल रहा हूं, वॉल्यूम का सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ या एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर ये हाइट ऑफ सिलेंडर है और ये मेरा बेटा हमारे पास एरिया ऑफ सिलेंडर है, तो अगर इस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे इस पूरे का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वही तो करा है बस, ठीक है। तो रो इंटू ए इंटू एच, ये मैं किसकी जगह पे लिख सकता हूं, एम की जगह पे लिख सकता हूं। सेट है मेरा बच्चा, आ जाओ यहां पे। पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस का क्या आ जाएगा, ये रो ए जी इंटू एच। देखो एम की जगह पे रो ए एच आ गया, मैंने जी दरमियान में इंसर्ट कर दिया, ठीक है मेरा बेटा। अब ए मुझे यहां से कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है राइट हैंड साइड से, ए कॉमन निकाल लो, क्या बचता है, पी नॉट प्लस रो जी एच। ए से ए क्या हो गया मेरे बच्चे, कैंसिल हो गया। आपके पास पॉइंट वाई पे जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, पॉइंट वाई का प्रेशर आ रहा है पी नॉट प्लस रो जी एच। गौर से देखो मेरा बेटा, ये एक्सप्रेशन किताब में ये डेरिवेशन नहीं है, आपकी किताब में डायरेक्टली लिखा हुआ है उन्होंने। अब समझो जरा, पी नॉट क्या है, पी नॉट इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। P क्या है,
P इस पॉइंट का प्रेशर है। आप नोट करो, नीचे जब जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कितना बढ़ गया, रो जी एच ऐड हो गया P नॉट के अंदर। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं ऊपर से नीचे आते हुए चेंज कितना आया, P नॉट को वहां ले आओ, तो P माइनस P नॉट विल बी इक्वल टू रो जी एच, यानी कि डेल्टा P विल बी इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच कहलाता है प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड। आप देखो, चेंज इन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच से। एच से क्या मुराद है, वो डिस्टेंस जो आपने नीचे आते हुए कवर किया। आप जितना नीचे आओगे एच का वैल्यू ज्यादा होगा, चेंज इन प्रेशर उतना ज्यादा आएगा। समझ आ रही है, जितना नीचे आओगे एच जितना ज्यादा होगा, गोया फ्लूइड उतना ज्यादा एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो चेंज इन प्रेशर उतना क्या होगा, ज्यादा आ रहा होगा। मेरा बेटा पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक का, सही है, समझ आती है। इसको आप ये भी देख सकते हो, ये जो रो जी एच है ना, दिस इज एडिशनल प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड, दिस इज एडिशनल प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड। इसको आप एक और तरह भी निकाल सकते थे, कैसे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। रो जी एच कैसे आया वो बता रहा हूं, देखो मेरा बेटा, रो जी एच है क्या, इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट वाई के ऊपर जो टोटल प्रेशर है, देखो एक तो P नॉट प्रेशर है जो x पे था, तो यहां पे P नॉट तो होगा ही होगा, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। साथ में इतना फ्लूइड और ऐड हो गया तो उसका भी प्रेशर ऐड हो जाएगा, और प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा आंखें बंद करके जमा करते जाएंगे। तो प्रेशर फ्लूइड का निकालना है, फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और कौन सी फोर्स है, परपेंडिकुलर। तो मेरा बेटा जो वेट है, अभी मैंने बताया था वेट कैसे एक्ट करती है, परपेंडिकुलर, और अपॉन में क्या आ गया, एरिया। मेरे बच्चे वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, अपॉन में क्या आ गया, एरिया। m मेरा बेटा हमने अभी निकालना सीखा था यहां कहीं पे, रो ए एच, और g ऊपर एज इट इज आ गया, a आ गया, a से ये क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरा बेटा प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कितना आ रहा है, रो जी एच, नजर आ रहा है, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कितना आ रहा है, रो जी एच। तो यहां पे लाके रो जी एच ऐड कर लो। एक डेरिवेशन इस तरह सिखा दी, एक डायरेक्ट सिखा दी। इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो प्रेशर क्या आ रहा है, जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है P नॉट, वो तो यहां पर भी होगा। साथ में क्या हो रहा है, जो फ्लूइड का प्रेशर है वो यहां पे और ऐड हो गया, तो नीचे का प्रेशर कितना हो गया, P नॉट प्लस का रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एच वो डिस्टेंस है, वो डेप्थ है जो आपने नीचे आते हुए कवर करी है। क्लियर है मेरा बेटा, कॉपी कर लो इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, यहां तक हमने क्या चीज कंक्लूड कर ली यहां तक मेरे बेटे हमने ये चीज कंक्लूड कर ली कि अगर ये मिसाल के तौर पे मेरा बेटा हमारे पास एक कोई कंटेनर है और इसके अंदर मेरे पास कोई फ्लूइड है जो कि स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो मेरे बच्चे हमारे पास अगर इस किसी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो P नॉट है, तो इस किसी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो P नॉट प्लस रो जी एच के बराबर होगा, और इसको हम P कह रहे होंगे, ठीक है। ये देख लिया हमने, साथ हमने ये भी देख लिया कि मेरा बेटा हमारे पास जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ कवर्ड। आप फ्लूइड में जितना नीचे आते जाओगे प्रेशर उतना क्या होगा, बढ़ता जा रहा होगा। अगर हम इसका एक सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे दैट इज P और H के दरमियान में, तो वो ग्राफ ऐसा बनता है। ये कैसे आया भाई ये ग्राफ, ये भी देख लो मेरा बेटा, हमारे पास P बराबर है किसके, रो जी एच प्लस P नॉट के बराबर है। मेरा बेटा ये जहां पे कट कर रहा है ये बेसिकली क्या है, P नॉट है। P नॉट से क्या मुराद है भाई यहाँ पे, ये मेरा बेटा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। आप जैसे जैसे ये आपके पास बिल्कुल बेस लाइन है, आप जितना डिस्टेंस आगे कवर करते जाओगे अल्टीमेटली प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। देखो जब आपने बिल्कुल डिस्टेंस कवर ही नहीं किया हुआ तो आपका प्रेशर P नॉट के बराबर है। समझो, जब आप बिल्कुल यहां पर हो, जब आप बिल्कुल फ्लूइड के सरफेस के ऊपर हो, अगर आप समंदर के सरफेस के ऊपर हो, देखो जब आप सी लेवल पे होते हो ना, तो वहां पे भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। क्यों भाई, हवा मौजूद है, वो आपके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। जब आप समंदर के अंदर जाओगे तो हवा का प्रेशर तो है ही है, साथ जितना समंदर के अंदर जा रहे हो अल्टीमेटली फ्लूइड का प्रेशर भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो वही चीज है, जब आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया हुआ तो प्रेशर P नॉट है। जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आगे जाओगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता चला जा रहा होगा। ठीक है मेरा बेटा, ये हमारी सिंपल सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चल रही है जो नजर भी आ रहा होगा। y इक्वल्स
mx प्लस सी वाली हमारी इक्वेशन है। आप लोग क्लास 12 के अंदर जब स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो ये इक्वेशन पढ़ोगे, y इक्वल्स mx प्लस सी। सिंपल करके बता देते हैं, y एक्सिस पे आपने प्रेशर लिया हुआ है, x एक्सिस पे आपने क्या लिया हुआ है, हाइट लिया हुआ है। ये जो रो इंटू जी है ये m के बराबर है, जो p नॉट है ये किसके बराबर है, c के बराबर है। m क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, ढलान। ढलान से क्या मुराद है मेरा बेटा, ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी टिल्टेड है, कितनी टेढ़ी है, दैट इज द स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, टेंजेंट थीटा। और यहां पे अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो प्रेशर y के बराबर हो गया, x पे क्या लिया हुआ है, h लिया हुआ है, तो m की जगह पे क्या आ रहा है, m की जगह पे मेरे बेटे रो इंटू जी आ रहा है। क्लियर है। तो एक बार माजी में बीएससी लेवल पे ये सवाल आया है, बीएससी लेवल पे ये सवाल आया है कि अगर हम प्रेशर और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएं तो उसका जो स्लोप है वो क्या बताता है, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देता है। सिमिलरली जो यहां पे कांस्टेंट है इसको आप वाई इंटरसेप्ट भी कहते हो, ये जो कांस्टेंट है ये किसके बराबर होता है, पी नॉट के बराबर होता है। और पी नॉट यहां पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखने वाली बात क्या है, जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे अल्टीमेटली प्रेशर उतना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितना नीचे आएंगे प्रेशर उतना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमने यहां पे ये चीज तो देख ली कि ऊपर से नीचे आने पर प्रेशर में क्या फर्क पड़ता है। अब ये भी देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। वेरिएशन इन प्रेशर हॉरिजॉन्टली या अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस चेक करते हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, कोई रट्टा वट्टा नहीं है कहीं भी। ये सपोज कर लो मेरा बेटा, मेरे पास एक वही कंटेनर है और इसके अंदर मेरे पास इस तरह से कोई फ्लूइड यहां पे मौजूद हैगा। ठीक है मेरा बेटा, मैंने क्या करा भाई, मैंने यहां पे एक ही लेवल के ऊपर दो पॉइंट्स मार्क कर लिए, एक पॉइंट x है और एक पॉइंट y है। फ्लूइड के अंदर फ्लूइड स्टैटिक है। अब मुझे बताना है कि भाई x के ऊपर क्या प्रेशर है और y के ऊपर क्या प्रेशर है, वही काम करेंगे। मैंने क्या करा, यहां पे एक ऐसे इमेजिनरी सिलेंडर बना लिया जिसके एक फेस के ऊपर x मौजूद है और एक फेस के ऊपर y मौजूद है। अगर मैं इसी सिलेंडर को मेरे बच्चे यहां पे बाहर निकाल के ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मेरे पास इसके अंदर क्या मौजूद है मेरा बेटा, फ्लूइड मौजूद है, हाँ या ना। और हमें यह बात पता है कि इस तरह फ्लूइड के अंदर जो भी चीज रखी हुई होती है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है, और जो प्रेशर होता है वो कंप्रेसिव होता है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। यानी कि अगर ऊपर से बात करें तो कुछ ऐसे लग रहा है, कुछ ऐसे लग रहा है, लेकिन उसकी अभी बात ही नहीं करनी, क्योंकि मेरा बेटा अभी हम कैसे डिस्कशन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली। तो जो फोर्स, जो प्रेशर ऐसे और जो ऐसे लग रहा है उसकी बात करेंगे। अब मुझे एक बात पता है कि कुछ फोर्स ऐसे लग रही होगी मेरे बेटे और कुछ फोर्स ऐसे लग रही होगी, हाँ या ना भाई। कुछ फोर्स इधर से लग रही है, कुछ इधर से। क्यों? प्रेशर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है और कंप्रेसिव होता है, दबाने की कोशिश करता है। सही है। तो जो प्रेशर है मेरा बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया को वहां फेंक देंगे तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स बराबर हो जाएगी प्रेशर इंटू एरिया के। तो भाई मैं कहूंगा प्रेशर Px इंटू ए, और यहां से जो लग रहा है दैट इज Py इंटू ए। Px से क्या मुराद है, पॉइंट x पे लगने वाला प्रेशर, और a मतलब जितने एरिया पे लग रहा है, और Py से मुराद पॉइंट y का प्रेशर। ठीक है मेरा बेटा। अब मुझे ये बात पता है कि ये स्टैटिक फ्लूइड है। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब ये है कि ये जो मेरा सिलेंडर है इस पे राइट से लगने वाली फोर्स लेफ्ट से लगने वाली फोर्स को कैंसिल कर रही होगी, बैलेंस कर रही होगी, तभी आपका सिलेंडर कैसा है, स्टैटिक है या रेस्ट में है। अगर ऐसा ना होता तो ये फ्लूइड उधर जा रहा होता, सिलेंडर भी उधर जा रहा होता। पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा, मैं कहूंगा सिग्मा एफ एक्स इज जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। इसका मतलब जो राइट वाली फोर्स है वो लेफ्ट वाली फोर्स को क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, विच मीन्स पी एक्स विल बी इक्वल टू पी वाई। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि एक ही लेवल के ऊपर, एक ही एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर वेरी नहीं करता। यानी कि there is no variation in pressure in static fluid along a horizontal line। यानी कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट मार्क करूं A, एक पॉइंट मार्क करूं B, एक पॉइंट मार्क करूं C, इन तीनों पॉइंट के ऊपर प्रेशर स्टैटिक फ्लूइड में कैसा होगा, एक जैसा होगा, चेंज नहीं हो रहा होगा। ऊपर से नीचे जाते हुए क्यों चेंज हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है, और जो वेट इंक्रीज हो रहा है उससे डाउनवर्ड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ आ गई बात की मेरा बेटा? क्लियर है ये सारी बेसिक्स? चलो कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। ये सब नोट कर लेना भैया। अब देखो मेरा बेटा, इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, फिर आगे चलते हैं।
छोटा सा क्वेश्चन क्या है, ये सपोज कर लो मेरे बच्चे हमारे पास एक कोई सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास इस तरह से फ्लूइड मौजूद है, अभी देख के आ चुके हैं ऑलरेडी है। और यहां पे मेरा बेटा इसकी जो हाइट है दैट इज h, यानी कि ऊपर से नीचे आने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो h के बराबर है, ठीक है मेरा बेटा। इसकी भी भाई साहब हमारे पास हाइट कितनी है, h के बराबर है, सेम हाइट है ना, हाइट सेम है, ठीक है। इसमें भी भाई साहब हमारे पास क्या है, फ्लूइड मौजूद है। अब देखो मेरा बेटा यहां पे समझिएगा जरा, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसको हमने क्लियर करने के लिए ये एक बेसिक सी एग्जांपल ली है। देखो अगर मेरे बच्चे हमारे पास यहां पे इस जगह का प्रेशर है P0, तो इस जगह पे आते आते हमारे पास प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच के बराबर हो जाएगा, ऐसे ही है। यहां पे सिमिलरली अगर प्रेशर P0 है, यहां पे आने के बाद प्रेशर क्या होगा, यहां पे आने के बाद भी मेरा बेटा प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच। शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नोट करना, जितना आप फ्लूइड के अंदर नीचे जाओगे ना, वही चीज जो नीचे जाते हुए प्रेशर बढ़ाती है, कितना डिस्टेंस कवर किया वो, दैट्स इट, और कोई चीज नहीं बढ़ाती। शेप ऑफ वेसल से फर्क नहीं पड़ता, साबित भी कर लेते हैं अभी जरा हम लोग। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूं, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, इसको और थोड़ा नीचे तक ले आते हैं मेरे बच्चे, यहां तक, ठीक है। फिर एक यहां पे सिलेंडर ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे, फिर एक यहां पे सिलेंडर ड्रॉ कर दिया मैंने। अगर मैं हाइट देखूं तो मेरा बेटा यहां वाले की हाइट को अगर मैं h1 कह देता हूं, और ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसकी हाइट को मैं h2 कह देता हूं, तो आपको ये नजर आ रहा है, ये जो h है ये h1 h2 को मिला के बन रहा है, हाँ या ना। ये h1 ये रहा और h2 ये पूरा वाला आ रहा है, हाँ या ना। तो अगर मुझे इस पॉइंट का प्रेशर पता है P0 है, तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो जी H1, हाँ या ना। और ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, तो जो यहाँ का प्रेशर होगा वो यहाँ का होगा। इधर अगर P0 प्लस रो जी H1 है तो इधर भी उतना ही होगा। जैसे ही आप नीचे आओगे तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी H1 तो इधर का था। देखो देखो मेरा बेटा, जब आप यहां से नीचे आ रहे हो तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, P0 प्लस रो जी H1। जब नीचे आओगे मजीद आपने कवर करा तो इसका जो फ्लूइड है वो मजीद प्रेशर अप्लाई करेगा, वो कितना हो जाएगा, रो जी H2 के बराबर। अगर मैं यहां से रो जी को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, H1 प्लस H2 आ रहा है, क्या बन जाएगा, P0 प्लस रो जी H1 प्लस H2 कितना हो रहा है, H के बराबर आ रहा है। यानी कि आप नोट करो, नीचे वाले पॉइंट पे आने के बाद प्रेशर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप अपने पास ये एग्जांपल कॉपी करने के बाद पॉइंट क्या लिखोगे कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वाहिद चीज जो मेरा बेटा आपके पास प्रेशर बढ़ा रही है, कितना डिस्टेंस कवर किया वो बढ़ा रही है। क्योंकि यहां से यहां तक आने में जो डिस्टेंस कवर किया था वो यहां से यहां तक था। शेप ऑफ वेसल विल नॉट डिफाइन द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो बढ़ रहा हैगा। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लो। एक और मिसाल से इसी बात को समझते हैं। अब देखो मेरा बेटा, यहां से एक और बेसिक सा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोज करो मेरा बेटा हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है मेरे बच्चे। ये एक और कंटेनर है मेरे बेटा हमारे पास, ये एक और कंटेनर आ गया, ठीक है मेरे बच्चे। हाइट सेम है ना भाई, दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, हाइट सेम है, ठीक है। इसकी हाइट भी मान लेते हैं h है और इसकी हाइट भी कितनी है भाई साहब, हमारे पास h के बराबर इसकी हाइट है, ठीक है मेरा बेटा। अब यहां से समझना, जो मैंने बिल्कुल चैप्टर के आगाज में एक दो बातें बताई थी ना, उसको देखो यहां पे हम कितनी खूबसूरती से रिलेट कर रहे होंगे और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो बेहतरीन हो रहे होंगे। एक वेसल जो है ना उसका नाम मैंने रखा हुआ है, पहले वाले वेसल का नाम मैंने रखा हुआ है मिसाल के तौर पे ये वेसल ए है, ये दूसरे वेसल का नाम मैंने रखा हुआ है ये वेसल बी है। अब पहले तो ये नोट कर लो, क्या वेसल ए और वेसल बी के अंदर एक जितना फ्लूइड है? नहीं, अलग अलग है। ए में कम है, बी में कैसा है, ज्यादा है। बी में ज्यादा जगह ऑक्यूपाई की हुई है, बी का वॉल्यूम कैसा है, ज्यादा है, ठीक है मेरा बेटा। अब यहां पे हमारे पास अगर इस पॉइंट का प्रेशर P0 है, इसमें भी इस पॉइंट का प्रेशर P0 है, तो यहां पे आने के बाद, नीचे आने के बाद जो प्रेशर होगा मेरे बच्चे वो P0 प्लस रो जी एच हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से देखोगे तो आपको वाज़ेह तौर पे ये चीज नजर आ रही है कि चूंकि आपने हाइट ऊपर से नीचे आते हुए और यहां भी ऊपर से नीचे आते हुए हाइट आपने एक ही जितनी कवर करी है, तो प्रेशर में इंक्रीमेंट एक ही जितना आया। लेकिन हमारा दिल और दिमाग और फेफड़े ये बात कहते हैं कि यार इसमें लिक्विड ज्यादा है, इसमें फ्लूइड ज्यादा है, तो इसमें यहां पे प्रेशर ज्यादा लगना चाहिए। कहते हैं ना आपका दिल दिमाग ये बात,
कहते हैं कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। यहां से हमें पता चल रहा है कि जब नीचे आएंगे तो दोनों का फाइनल वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल होगा। लेकिन दिल दिमाग कहता है इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसके ऊपर यहां प्रेशर कैसा होना चाहिए, एक बराबर। अब समझो जरा, देखो मेरा बेटा, हमारे पास मैंने अभी जो आपको सिलेंडर बना के दिखाया था ना, उसका रीजन क्या था, अब ये समझना। यहां भी सिलेंडर बना लो। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस सिलेंडर के अंदर जितना फ्लूइड आता है वो यहां पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूं कि इस एरिया के ऊपर प्रेशर सिर्फ वही फ्लूइड एग्जर्ट करेगा जो इस सिलेंडर के अंदर है। क्यों? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, यहां वाला कोई फ्लूइड भी प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है। मिसाल ले लेते हैं कि जितना फ्लूइड इधर रह गया वो भी यहां पे प्रेशर लगा सकता है। मिसाल ले रहे हैं, समझने में क्या जाता है। मिसाल ले रहे हैं कि ये कोई पॉइंट एक्स है जो फ्लूइड के अंदर इस पॉइंट पे है और ये क्या कर रहा है, यहां पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो यहां पे प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए इसे फोर्स ऐसी लगानी पड़ेगी, हाँ या ना, लगानी पड़ेगी। अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट बनाता हूं तो मेरा बेटा एक कंपोनेंट ये बनता है और एक कंपोनेंट ये बनता है, ऐसे ही है। अब ये वाला कंपोनेंट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। क्यों? स्टार्ट में ये बात पढ़ी थी हमने कि हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। आइडियल फ्लूइड में अलोंग द सरफेस कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी है नहीं। अगर अलोंग द सरफेस कोई फोर्स होती तो वो फौरन फ्लो करना शुरू हो जाता और वो स्टैटिक नहीं रहता। गौर से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये पॉइंट अगर मान भी लिया जाए ऐसे फोर्स लगा रहा है तो अगर मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, एक कंपोनेंट नीचे एक कंपोनेंट ऐसे, इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले इसको देख लो। जो कंपोनेंट ऐसे अलोंग द सरफेस है ये यहां पे हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर ये यहां पे होता तो ये फ्लूइड स्टैटिक ना होता, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता। क्यों भाई? क्योंकि विस्कोसिटी तो है नहीं। तो जब ऐसे फोर्स लगेगी, फ्लूइड्स कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस, पहले सफे पे लिखवाया था। फ्लूइड शियर स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये भाई साहब ऐसे फोर्स नहीं लगा सकते, ये भाई साहब सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लगा सकते हैं। जब नीचे की तरफ फोर्स लगा सकते हैं तो यहां वाले सरफेस के ऊपर प्रेशर डिफाइन करने में इनका कोई अमल दखल नहीं है। समझ आ गई? ये वजह मैं कह रहा था सिलेंडर के अंदर जितने पार्टिकल्स या जितने फ्लूइड्स आएंगे वो यहां प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और सिलेंडर के अंदर दोनों जगह पे कैसे आ रहे हैं, एक बराबर आ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ना शेप ऑफ वेसल से फर्क पड़ता है, ना अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है उससे फर्क पड़ता है। सिर्फ आप नीचे कितना जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर कितना बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है इससे आपके दिमाग के ढक्कन खुल गए होंगे। मैं इसको एक और तरह में भी डिफाइन करा देता हूं। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लीजिए और इसको लिख लो। ये सब बातें हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हमने अपना मेन टॉपिक पढ़ना है ना, पास्कल का लॉ या पास्कल का थ्योरम। पास्कल का जो लॉ है वो बेसिकली हाइड्रोलिक्स के ऊपर है, स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर है, उन फ्लूइड्स के ऊपर है जो स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम में। तो ये जितना आपको अच्छा आता होगा उतना पास्कल का प्रिंसिपल आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अब देखो मेरा बेटा, मैंने अभी आपके सामने जो बात करी थी ना, इसी को मैं आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल से समझा देता हूं। ठीक है, फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम exert pressure at right angle to the surfaces in contact। एक बहुत सिंपल सी मिसाल से समझ सकते हैं, पता है? देखो समझो, ये सपोज करो मेरा बेटा हमारे पास एक कंटेनर है, वापस कंटेनर आ गया। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड है और ये जो फ्लूइड है ये हमारा एज यूजुअल कैसा है भैया, रेस्ट के ऊपर है, या ये फ्लूइड हमारा कैसा है, स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है मेरा बेटा, यहां पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मौजूद है। ठीक है, और यहां पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस भी बना लिए आसानी के लिए। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है मेरा बेटा, यही हो गया। ठीक है मेरा बेटा, हमें ये बात पता है अच्छे तरीके से कि जो कोई भी फ्लूइड होता है वो सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है परपेंडिकुलर है, यानी कि ऊपर जो फ्लूइड है वो भी परपेंडिकुलर लगाएगा, नीचे वाला फ्लूइड भी परपेंडिकुलर लगाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऐसा नहीं है और आपके पास यहां से जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। मान लेते हैं ये बेसिकली आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है,
डायरेक्शन एपी के अलोंग क्या हो रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है मेरा बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। समझना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ग्रीन कलर से मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर, रेस्ट के ऊपर है, मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम के ऊपर है। ठीक है मेरा बेटा, ये पॉइंट साबित कराना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि पास्कल लॉ में हमने यही करना है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, कोई फ्लूइड है, मैंने मान लिया वो इस डायरेक्शन में, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए अज्यूम कर लिया कि डायरेक्शन एपी के अलोंग जो फ्लूइड है, सर ये तो फ्लूइड तो ये रहा, बाहर कौन सा फ्लूइड है, अबे एयर है ना, एटमॉस्फेरिक जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, मान लो थोड़ी देर। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, एक्शन का रिएक्शन होगा, इस डायरेक्शन में रिएक्शन भी आएगा। भाई अगर पी ए डायरेक्शन में एक्शन हुआ था तो एपी डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाई है रिएक्शन के तौर पे, इसको रिजॉल्व करता हूं, एक कंपोनेंट ये बनेगा मेरा बेटा और एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक एक्स के अलोंग बनेगा और एक वाई के अलोंग बनेगा, हाँ या ना, एक एक्स के अलोंग बनेगा और एक वाई के अलोंग बनेगा। पॉइंट समझ आ गया, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग। देखो वाई के अलोंग वाला तो एग्जिस्ट कर सकता है कि नीचे से वेट उसे बैलेंस कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सीधे हाथ पे जो फ्लूइड है, क्या वो रेस्ट में रह सकता था? नहीं रह सकता था। क्यों? वो क्या करना शुरू हो जाता, वो मूव करना शुरू हो जाता, क्योंकि फ्लूइड्स शियर स्ट्रेस अलोंग द सरफेस वाली फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या सीखा कि ये वाली फोर्स नहीं लग सकती, इसका मतलब कोई फ्लूइड ऐसे प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकता। तो आप क्या नोट करोगे कि फ्लूइड हमेशा जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो राइट एंगल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट पे करता है। ये लिखा हुआ है हेडिंग में, फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम विल एक्सर्ट प्रेशर एट राइट एंगल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। दूसरी बात, जो फ्लूइड्स इक्विलिब्रियम में फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? थ्रस्ट का नाम देते हैं। कौन? थ्रस्ट क्या है? फोर्स है। कौन अप्लाई कर रहा है? स्टैटिक फ्लूइड अप्लाई कर रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक है मेरा बेटा, इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए। ठीक है मेरा बेटा, यहां पे हमारे पास जो हमारे फ्लूइड स्टैटिक्स के बेसिक्स थी वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचती हैं। या आखिर में 3 पॉइंट्स नोट कर लेना कि फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम विल एक्सर्ट प्रेशर एट राइट एंगल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, और जो इक्विलिब्रियम वाले फ्लूइड्स फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस उसे हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। एंड थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड ऑन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा बेटा हमारी सारी बेसिक्स थी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर इन बेसिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम पास्कल का लॉ पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आपने मुझे बताना है कि आपने कोई नई चीज़ सीखी या नहीं सीखी।